अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आज की इस वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़ने हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ना है द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई आपको याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम फर्म ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे, फिर फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे, और फिर देखेंगे कि फर्म जो कॉस्ट है वो कौन सी कंसिडर करती है, और एट देन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमने ये सारी बेसिक चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो है इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिफरेंस। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम अपने पुराने टॉपिक से, द लॉ ऑफ सप्लाई। तो सवाल ये है कि स्टूडेंट्स हम इसको क्यों रिवाइज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज आपने देखा होगा कि जो हमारा चैप्टर है वो है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यानी ऐसा खर्चा जो हम चीज़ों की प्रोडक्शन के ऊपर करते हैं ना, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि चीज़ें प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, यानी फैक्ट्री के अंदर, और उसको प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूसर, या जिसको हमने सेलर का नाम दिया होता है। ठीक है, और हमने चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ा था कि सेलर से रिलेटेड जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो थ्योरी ऑफ सप्लाई है। तो उसके अंदर हमने लॉ ऑफ सप्लाई में स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करती है तो सेलर उस प्रोडक्ट की जो सप्लाई है उसकी क्वांटिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, जिसकी वजह से जो सप्लाई कर्व है उसकी स्लोप अपवर्ड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने उसको पढ़ने से पहले हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है वो डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर भी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी, और इसके अलावा बेशुमार फैक्टर हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था तो हमने तमाम फैक्टर्स को एक्सेप्ट प्राइस कांस्टेंट कर लिया था, और हमने वहां पर सिर्फ जो रिलेशन पढ़ा था वो प्राइस और सप्लाई में ही पढ़ा था, और हमने बाकी फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया। लेकिन आपने याद रखना है कि जो बाकी फैक्टर्स हैं वो भी प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसको हम आगे जाके प्रॉपरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में रिवाइज करवाया। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जी फर्म्स ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, याद रखने आपने सारे जानते हैं हम कि किसी भी फर्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को जनरेट करे। अब हमने ये देखना है कि स्टूडेंट्स जो फर्म प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट करती है, और आपने ये भी याद रखना है कि जो फर्म का प्रॉफिट होता है वो बेसिकली प्रोड्यूसर का सरप्लस ही होता है। और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स? प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए। अब स्टूडेंट्स, टोटल रेवेन्यू यानी यानी फर्म ने कितना मुनाफा कमाया, कितनी आमदनी कमाई, उसमें से टोटल कॉस्ट यानी कितना खर्चा या लागत लगा उसको बनाने के ऊपर अगर वो माइनस कर दें तो हम किसी भी फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इस फार्मूले में देखें तो आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक टोटल रेवेन्यू और एक टोटल कॉस्ट। अब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या होता है हम इसको डेफिनेशन से भी सीखेंगे, और फिर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा। तो अब हम इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं टोटल रेवेन्यू के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको फार्मूले से कैलकुलेट करके दिखाता हूं इसको। स्टूडेंट्स, की डेफिनेशन होती है द अमाउंट डेट द फर्म रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, यानी वो रकम जो कोई भी फर्म अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के बाद वसूल करती है उसे उस फर्म का टोटल रेवेन्यू कहते हैं। ये याद रखना स्टूडेंट्स। और टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या होगा? इट इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटी जो हम मार्केट में सेल करते हैं, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अज्यूम करते हैं कि अगर एक फर्म जो है वो मार्केट में 10 यूनिट सेल करती है और एक यूनिट की प्राइस 5 रुपीज है, तो बताएं टोटल रेवेन्यू कितना होगा? तो हम 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि उस फर्म का जो रेवेन्यू है टोटल वो 50 रुपीज है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का तरीका भी सिखा दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इसको हम डेफिनेशन से सबसे पहले पढ़ते हैं, द अमाउंट डेट द फर्म्स पेज टू बाय इनपुट्स, यानी वो रकम जो कोई भी फर्म
इनपुट्स को ख़रीदने पे लगाती है उसको हम उस फर्म की टोटल कॉस्ट कहते हैं। इनपुट से मुराद स्टूडेंट्स यानी वो तमाम चीज़ें जिनको लगाकर कोई भी फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि रॉ मटेरियल को ख़रीदना, जैसे कि मशीनरी को ख़रीदना, लेबर को वेजेस अदा करना, यूटिलिटीज़ बिल्स अदा करना, ठीक है, रेंट पे करना, ये वो तमाम खर्चे हैं जिनको लगाकर इनपुट की शक्ल में लगाकर कोई भी फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करती है। तो वो तमाम खर्चे जो हमने इनपुट को बाय करने पे या हायरिंग पे लगाए हैं वो उस फर्म की क्या कहलाती है? टोटल कॉस्ट। तो अब हमने पढ़ लिया है टोटल रेवेन्यू भी और टोटल कॉस्ट भी। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक बहुत अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना भी, और वो ये है स्टूडेंट्स कि अभी मैंने आपको टोटल कॉस्ट के बारे में बताया ना फर्म की, तो याद रखना स्टूडेंट्स के जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर कॉस्ट कंसिडर करते हैं, यानी वो कॉस्ट जो हम चीज़ों को बनाने पर लगाते हैं और उसे आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, वो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करते हैं। इसमें तमाम तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर ये आ गया तो आगे आपको जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है कि हमने इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिफरेंस करना, वो करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको आपने ध्यान से समझना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हम इकोनॉमिक के अंदर कॉस्ट कंसिडर करते हैं वो कौन सी करते हैं इकोनॉमिक्स में, वो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स? मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में जब मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे तो दूसरे नंबर पे मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम होता है सेक्रीफाइस कॉस्ट। यानी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जब आप हासिल करना चाह रहे होते हैं तो उसके बदले में आपने कुछ ना कुछ बेयर करना होता है, यानी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप अपना टाइम स्टडी पे लगा दें और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसी टाइम को सोने पे लगा दें। तो अगर आप उसको स्टडी पे लगाते हैं तो उसका मतलब है कि आपने अपने सोने का जो वक्त था उसको सेक्रीफाइस किया, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, यानी उसको आपने बेयर किया। इसके अलावा और भी मैंने बेशुमार एग्जांपल्स आपको दी थी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना वो दो तरह की होती है, ये समझना आपने। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी टोटल कॉस्ट होगी। तो अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है इसके बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स हम। तो स्टूडेंट्स पहले नंबर पे हमारे पास है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है वाजिया, क्लियर, आइडेंटिफाइड। ठीक है, और अगर अकाउंटिंग के पॉइंट व्यू से पढ़ें तो इसका मतलब होता है टेंजिबल कॉस्ट, यानी ऐसी कॉस्ट जो हमें नज़र आती है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको डेफिनेशन से पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आपको मज़ीद एग्जांपल से ये बताता हूँ। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द एक्चुअल मनी expenditure on inputs or payment made to outside for hiring their factor services। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो वो कहना चाह रहा है कि वो तमाम एक्चुअल खर्चे जो आपने किसी भी चीज़ को बनाने के ऊपर इनपुट की शक्ल में लगाए हैं, चाहे वो आपने बाय किए हैं या कोई हायरिंग की है, तो उसके बदले में जो आपने पेमेंट की, एक्चुअल पेमेंट, यानी इसमें आपकी जो है ना वो मनी इज़ इन्वॉल्व, डायरेक्टली इन्वॉल्व, इसमें आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इस डेफिनेशन के मुताबिक वो हमें कह रहा है कि वो एक्चुअल पेमेंट जो आपने इनपुट को बाय करने पे हायरिंग पे लगाई वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको इस तरह से कहें कि वो पेमेंट जो हम किसी आउटसाइडर को पे करते हैं, यानी अगर हमने किसी से कोई गुड्स एंड सर्विसेज, कोई रॉ मटेरियल, कोई मशीनरी, कोई भी चीज़ हमने परचेज़ की इनपुट की शक्ल में, तो उसके बदले में जो आप आउटसाइडर को पेमेंट करेंगे वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है, और इट इज़ आल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ऐसी कॉस्ट जो ओरिजिनली आपने की है, नज़र आ रही है, जिसमें पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी खरीदी है, कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी की बिल अदा किए हैं, या बिल्डिंग ऑफ रेंट जो रेंट ऑफ बिल्डिंग है वो आपने किया है, तो स्टूडेंट्स वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट का उर्दू में मीनिंग होता है छुपा हुआ, यानी ऐसा खर्चा जो छुपा हुआ है, जो हमें नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसे कौन से खर्चे हैं जो हम कर तो रहे हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे, इसलिए इसको इनटेंजिबल कॉस्ट भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है।
तो इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल, इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी वो एक्चुअल वैल्यू थी, ये एस्टिमेटेड, ये अंदाजन होती है, क्योंकि ये हमें नज़र नहीं आ रही होती, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम इसमें सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं, इसको एक्चुअल कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी वजह से इसका दूसरा नाम भी है कॉस्ट ऑफ सेल्फ supplied factors, ठीक है, और it involved input value of factors owned by the firm, there is no money involved, for example skills or investor, रेंट ऑफ ऑन लैंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर एक बिजनेसमैन है जो कि आईटी स्पेशलिस्ट है और अपने बिजनेस के अंदर आईटी का सारा काम खुद करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर वो अपने बिजनेस के अंदर खुद काम कर रहा है तो उसकी सैलरी तो जो ना वो नहीं चार्ज कर रहा होगा, लेकिन वो सर्विसेज तो दे रहा है ना, तो लिहाजा ये इसका ये जो है वो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि अगर वो यही अपनी स्पेशलिस्ट जो है वो किसी और कंपनी के अंदर परफॉर्म कर रहा होता तो स्टूडेंट्स वहाँ से वो कोई ना कोई सैलरी ले रहा होता, ऑब्टेन कर रहा होता, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ बियर कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर्स है, वो अपनी बिल्डिंग के अपनी ही बिल्डिंग के अंदर जो है ना वो अपनी ज़मीन के अंदर जो है ना वो बिल्डिंग बनाकर वहाँ पे काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, रन कर रहा है, अगर वही बिल्डिंग वो किसी और को दे देता रेंट के ऊपर तो वहाँ से वो रेंट कमा सकता था, लेकिन उसने नहीं दिया, इसका मतलब है कि वो अपनी कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर कर रहा है। ये तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, यानी ऐसी कॉस्ट जो नज़र तो नहीं आ रही लेकिन फिर भी हम बेयर कर रहे हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक्स का पॉइंट, उससे ये आपने याद रखना है। और अगर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को ऐड करें तो क्या बनती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसी की मदद से स्टूडेंट इसी की मदद से अब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट का फार्मूला तो वही होगा जो पीछे पढ़ा है हमने, क्या फार्मूला था, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। लेकिन टोटल कॉस्ट कौन सी है इकोनॉमिक्स में, कौन सी टोटल कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कितनी तरह की कॉस्ट आती है, दो तरह की, कौन कौन सी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो इकोनॉमिक्स में वो टोटल कॉस्ट बनेगी, ठीक है, ये याद रखना है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट है 2000 जो हमें नजर नहीं आ रही लेकिन फिर भी बेयर कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है 5000, तो अगर हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी इकोनॉमिक्स में तो कितनी बन जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे 7000 और अज्यूम कर देंगे फर्म ने अपनी जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया तो टोटल रेवेन्यू हुआ 20000। तो अगर हम इसका टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा स्टूडेंट्स, 20000 में से 7000 को माइनस कर देंगे तो 13000 जो है वो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, ये याद रखना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है। तो फॉर्मूला तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही होगा कि प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो अगर हमने यहाँ पर टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त स्टूडेंट्स हम टोटल कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट शामिल नहीं करते, ये याद रखना है। अकाउंटिंग में सिर्फ वही कॉस्ट कंसिडर की जाती है जो टेंजिबल है, जो आपको नजर आ रही है, जो आप एक्चुअली पे कर रहे हैं, जो पैसों की शक्ल में आप अदा कर रहे हैं। अकाउंटिंग में सिर्फ हम उसी को अपनी टोटल कॉस्ट कंसिडर करते हैं, तो लिहाजा इसमें सिर्फ हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। तो अगर उसी एग्जांपल को देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट वही मैंने 5000 ले ली, इम्प्लिसिट कॉस्ट इसमें होती नहीं है, टोटल रेवेन्यू 20000। तो प्रॉफिट कितना होगा स्टूडेंट्स, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करना है, 20000 में से 5000 माइनस किए 15000। तो स्टूडेंट्स अब आपने एक चीज देखी होगी कि जब हमने इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट किया था तो वो आया था 13000 और जब हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो वो आया है 15000। इसका मतलब यह है कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो हमेशा अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर सिर्फ हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट शामिल की है, जबकि इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर जब हमने कॉस्ट कैलकुलेट की थी तो उसमें हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कैलकुलेट की थी। स्टूडेंट्स इसी चीज को मैं आपको एक डायग्राम में भी दिखाता हूं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो पहली डायग्राम उसमें आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट नजर आ रहा होगा, उसमें देखें आपके पास टोटल रेवेन्यू भी है, टोटल रेवेन्यू में से आपने टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करनी है, यानी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करें तो आपके पास इकोनॉमिक प्रॉफिट आ गया। और दूसरी डायग्राम के अंदर आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है, उसमें आपके पास टोटल रेवेन्यू भी है, लेकिन यहाँ से आपने जो कॉस्ट फाइंड माइनस करनी है वो सिर्फ आपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही माइनस करनी है, जिसकी वजह से आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है। तो यही बात मैंने आपको बताई है। और एट द एंड स्टूडेंट्स हम ये देख सकते हैं कि एक
जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम है। एक तो हमने ये सीखा, दूसरा क्यों कम है उसकी वजह भी मैंने आपको पहले भी बताई है, दोबारा बता रहा हूँ कि इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, जबकि अकाउंटिंग वाले जो है वो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही अपनी कॉस्ट कंसिडर करते हैं, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट को उसमें शामिल नहीं करते। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट का डिफरेंस सिखाना था। उससे पहले मैंने आपको कॉस्ट के बारे में और रेवेन्यू के बारे में सिखाया, ठीक है। और उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा लॉ ऑफ सप्लाई को रिवाइज करवाया, क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड था और प्रोडक्शन का ताल्लुक फर्म से होता है और फर्म के अंदर ही हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, उसका ताल्लुक सप्लाई से था, इसलिए मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें भी आपको सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।